नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में परिसीमन बिल को लेकर सियासी पारा हाई है। शरद पवार की पार्टी ने शर्तों के साथ डीलिमिटेशन बिल को समर्थन देने का संकेत दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद एकनाथ शिंदे की सेना ज्वाइन कर चुके हैं, जिससे लोकसभा में इंडिया ब्लॉक की ताकत कम हो गई है। टीएमसी के 28 में से 20 सांसद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती इंडिया ब्लॉक को इंटैक्ट रखना है। परिसीमन बिल पर सरकार को फिर से मात देने की कोशिश करना है और इसे लेकर ही राहुल गांधी ने आज बड़ी बैठक की। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के थिंक टैंक मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, शशि थरूर, कुमारी शैलजा, मणिकम टैकोर और इमरान हुसैन के साथ 1.5 घंटे तक मीटिंग चली। इस रणनीति पर चर्चा हुई कि मॉनसून सत्र में सरकार को कैसे बैकफुट पर लाया जाए, परिसीमन बिल की राह में कैसे रोड़ा अटकाया जाए, वन नेशन वन इलेक्शन को संसद में पेश होने से कैसे रोका जाए। गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। तो विधेयक को लेकर मुझे ऐसा कोई विधेयक नहीं दिखता जिसका हम समर्थन कर सकते हैं। ये जो संविधान संशोधन विधेयक हैं, दोनों बर्खास्त करने वाली, डिसमिसल वाली और परिसीमन वाली, डिलिमिटेशन वाली, इसका तो हम पूरा 100% इसके खिलाफ हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में प्रावधान किया गया है 1/3 बहुमत, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए। तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। कांग्रेस दावा कर रही है कि परिसीमन बिल पर विपक्ष को एकजुट करेंगे, लेकिन कांग्रेस की ताकत तो पहले ही कमजोर हो चुकी है। उद्धव के 9 में से 6 सांसद, ममता बनर्जी के 28 में से 20 सांसद प्रधानमंत्री मोदी के साथ पहले ही जा चुके हैं। जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा प्लान लॉक कर दिया है। पिछले सत्र में परिसीमन के सपोर्ट में 297 सांसद थे। आंकड़ा आप जानते हैं, नंबर आपके सामने है, जो अब बढ़कर 324 तक पहुंच चुके हैं। अब ये 324 तक कैसे पहुंचे, उसमें टीएमसी के बागी गुट के 20 सांसद और यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के बागी गुट के 6 सांसद, यानी कि आंकड़ा पहुंचता है 324 तक। लेकिन अभी भी 2/3 बहुमत के आंकड़े 360 में 36 सांसद कम है और सरकार को चाहिए 260 सांसदों का सपोर्ट। ऐसे में अब शर्तों के साथ शरद पवार की पार्टी भी साथ देने का संकेत देती है। तो लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के कुल कितने सांसद हैं? 8 सांसद हैं। शरद पवार की पार्टी का कहना यह है कि अगर परिसीमन बिल में 50% सीट बढ़ाने का प्रावधान कर दिया जाता है तो ऐसे में उनकी पार्टी परिसीमन बिल को सपोर्ट कर सकती है। अब सवाल यह भी है कि जो शरद पवार की पार्टी पिछली बार परिसीमन बिल का विरोध कर रही थी, वो शरद पवार की पार्टी अब टर्म एंड कंडीशन के साथ देने के लिए क्यों तैयार हो गई है? तो अंदर खाने खबर यह है कि शरद पवार की पार्टी को ऑपरेशन टाइगर जैसा डर सता रहा है। अगर सपोर्ट नहीं किया तो कहीं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद टूट गए, शिंदे सेना में जाकर मिल गए, कहीं ऐसा ना हो कि शरद पवार की एनसीपी भी अजित गुट के साथ जाकर मिल जाए। एनसीपी के विलय को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा कि अजीत दादा के निधन के साथ ही विलय के मुद्दे पर पूर्ण विराम लग गया है। Till my brother was alive, was their dialogue 100%. Was it my brother's last wish
for all of us to come together? Yes, it was. It was my brother's last wish for both the NCPs to work together and be together. Unfortunately, my brother passed away. So now there is no reason to have this conversation because my brother is no more. सुले की जब पीसी उन्होंने एक बात कही कि जब तक मेरा भाई जिंदा था, जीवित था, तब तक सारी बातें दोनों राष्ट्रवादियों को साथ में आने की हो रही थी। अब वो नहीं है तो उसके बारे में कोई नेगोशिएट नहीं कर सकती, कोई चर्चा ही नहीं, कोई प्रस्ताव ही हमारी तरफ नहीं आ रहा। लेकिन उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि दोनों साथ आ जाए। सही है ना, दादा की इच्छा थी कि हम साथ में आकर काम करें। अचानक दादा की दुर्दैवी मृत्यु होने के बाद उसको पूर्ण विराम मिल गया है। तो इतना तो तय है कि एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और 324 के आंकड़े तक वो पहुंच चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है कि गलत तरीके से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने नंबर गेम को जुटाने में लगी हुई है। सुप्रिया सुले एक तरफ शर्तों के साथ परिसीमन बिल पर सरकार का साथ देने की बात तो कह रही है, संकेत तो है, साथ ही अगर डीएमके भी साथ दे देती है तो फिर यह आंकड़ा बढ़कर 354 तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार को 2/3 बहुमत के लिए 6 और सांसदों की जरूरत होगी। माना यह जा रहा है कि 6 सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी से जुगाड़ किए जाएंगे। उधर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि परिसीमन बिल पर आखिरी फैसला तो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में ही होगा। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे। लोंढे साहब, जिस तरह से परिसीमन का बिल विधायक जो है वो अगर लाया जाएगा तो उसके लिए एनसीपी शरद पवार पार्टी शर्तों के आधार पर समर्थन देने की बात कर रही है, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, बिल किस स्थिति में आता है, कैसा आता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी बिल तो आया नहीं है, उसके ऊपर हम कांग्रेस की लीडरशिप तय करेगी। लेकिन अभी प्रेजेंट फॉर्म में जो बिल है उसका हमारा विरोध है, हमने उसे डिफीट किया है क्योंकि वो देश का विभाजनकारी बिल था। लेकिन आपकी जो भाषा है, आप कह रहे कि विरोध है, यही साफ साफ भाषा क्यों शरद पवार की पार्टी इस्तेमाल नहीं कर रही? जहाँ तक मैंने सुप्रिया जी का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि हर राज्य में अगर 50% बढ़ती है, मान लो जैसे अभी के बिल में तमिलनाडु की 10 सीटें कम हो रही है, केरला की 7 सीटें कम हो रही है, ऐसे अलग अलग राज्यों में जो दक्षिण के राज्य जो है वहाँ पर सीटें कम हो रही है। क्या दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम कर रहे हैं, इसलिए इस बिल का विरोध करते हैं हम। क्योंकि अमित शाह जी पीछे तो फोटो लगाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने देश एक किया था। ये रंगदार अमित शाह जो है ये देश का विभाजन करने की कोशिश करता है, जिन्ना वाले काम करता है। तो कल नाम लिया था कि कांग्रेस और बाकी और दल जो है, अगर ऐसा होगा तो ये शर्त मान ली जाए कि तो हम समर्थन करने विचार कर सकते हैं। नहीं, ऐसा है कि जब बिल आएगा तो उसके ऊपर लीडरशिप तय करेगी ना क्या करना है। अभी जो बिल है उसका विरोध है हमारा। नया कुछ बिल आता है, कुछ बदलाव के साथ आता है, अगर वो देश हित में होगा तो लीडरशिप उस पर तय करेगी ना। अब देखिए, जो जयराम रमेश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सरकार ने अभी औपचारिक रूप से ये बताया ही नहीं है कि मॉनसून सत्र के दौरान कौन कौन से विधेयक लाए जाएंगे और उन संभावित विधेयकों पर चर्चा होगी। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या सरकार भी अभी सोच रही है, विचार कर रही है, जब तक डीएमके से कोई कमिटमेंट नहीं मिल जाता है तब तक परिसीमन बिल को फ्लोर पर नहीं लाया जाएगा। इधर कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो इंडिया ब्लॉक को कैसे इंटैक्ट रख पाती है। ऐसी परिस्थिति में जब टीएमसी की संख्या घट चुकी है, जब उद्धव ठाकरे की पार्टी की संख्या घट चुकी है, डीएमके को पहले ही कांग्रेस पार्टी धता दे चुकी है, क्योंकि जैसे ही नतीजा तमिलनाडु का सामने आया, कांग्रेस पार्टी ने टीवीके के साथ विलय करते हुए, सरकार में साथ देते हुए डीएमके का साथ छोड़ दिया और विजय थलपति के साथ वो सरकार में शामिल हो गए। ऐसे में क्या स्टालिन के 22 सांसद सत्ता में जिस तरीके का उन्हें धोखा मिला है, इस आधार पर वो एनडीए का साथ देते हैं या इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े होते हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत संजय जी आपका। इंतजार हो रहा था क्योंकि जानना ये चाहते हैं कि डीलिमिटेशन बिल पर इस वक्त एनडीए का स्टैंड क्या है, तैयारी क्या है। पहले उस पर बात हो से पहले ये बताएं सर कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। आपका ऑपरेशन टाइगर पूरा हो चुका है या ऑपरेशन टाइगर पार्ट 2 भी जल्द सामने आएगा? देखिए, ऑपरेशन टाइगर तो हमारा दिया हुआ कोई शब्द नहीं था, यह मीडिया का उछाला हुआ एक शब्द था।
हाँ, हमारे पास उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के 6 सांसद आए और एक अरसे से वो अपने पार्टी के नेतृत्व को लेकर के नाराज थे। उनके अंदर नेतृत्व के प्रति अनास्था थी और इस वजह से वो निकल करके कहीं जाना चाहते थे। उनको शिवसेना हमारी पार्टी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि हमारी पार्टी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि हमारी पार्टी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों के आधार पर और हिंदुत्व के एजेंडा के आधार पर काम करती है। जबकि उबाठा वाले यानी उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उन्होंने बाला साहब के विचारों को छोड़ दिया है हमेशा के लिए और हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, जिसके खिलाफ हमेशा बाला साहब थे। इसलिए सभी सांसद हमारे पास आ गए। तो जो एक पूरे जो उद्धव ठाकरे की पार्टी की जो वर्तमान स्थिति है उनके नेतृत्व को लेकर के उनके कैडर में भयंकर असंतोष है। उनके पार्टी के जो पदाधिकारियों नियमित तौर पर छोड़ करके हमारी पार्टी में आ रहे हैं। उनके एमपी छोड़ के हमारी पार्टी में बड़े पैमाने पर जो उनके एमएलएज हैं वो छटपटा रहे हैं, बेचैन हैं, कभी भी उनकी पार्टी छोड़ करके हमारी तरफ आ सकते हैं। तो जहां तक आपका जो तथाकथित ऑपरेशन टाइगर को लेकर प्रश्न था उसका जवाब ये। अब अगला सवाल आप पूछ सकते हैं। डिलिमिटेशन बिल को लेकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि गलत तरीके से संख्या को जुटाने की कोशिश की जा रही है और इंडिया ब्लॉक पूरा मिलकर डिलिमिटेशन बिल यदि सरकार फिर लाने की कोशिश करती है तो इसका विरोध किया जाएगा। इंडिया ब्लॉक अब है क्या? इंडिया ब्लॉक में जो डीएमके नाम की एक पार्टी थी, जो एक कांग्रेस के बाद एक बड़ा दल हुआ करता था, उस पार्टी को तो कांग्रेस ने लात मार के एक नई पार्टी से हाथ मिला लिया सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए। तो डीएमके तो ऑलरेडी पहले से अब इंडिया ब्लॉक में संभवतः है ही नहीं। रह गई बात यहाँ पर जो एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी का, तो एनसीपी के बारे में बार बार अखबारों में खबरें आती हैं कि कभी वो कांग्रेस में विलय करेंगे तो कभी वो एनडीए में जाएंगे। मुझे नहीं मालूम। कल एनसीपी के जो कार्याध्यक्ष हैं सांसद सुप्रिया सुले मैडम, उन्होंने जो बातें कही है उन बातों को गंभीरता से समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर डिलिमिटेशन का कोई नया प्रस्ताव आता है, कोई बिल आता है और उसमें सभी राज्यों में लोक संख्या को बगैर आधार बनाए सभी राज्यों में विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों में 50% की बढ़ोतरी होती है, तो निश्चित तौर पर यह एक विचार करने वाला प्रस्ताव होगा और इस प्रस्ताव को लेकर वो तथाकथित तौर पर जो अभी एक इंडिया ब्लॉक है उसमें वो अपनी बात रखेंगी। मतलब एनसीपी शरद पवार कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन के मुद्दे पर हमारी सरकार एनडीए की सरकार के समर्थन में आती हुई दिख रही है। उन्होंने ये भी बात कही कि जब उनकी मीटिंग गृह मंत्री महोदय के साथ हुई थी और इस विषय पे इस प्रस्ताव पे चर्चा हुई थी, तब उबाठा के भी प्रमुख वहाँ पर थे, जो संसदीय दल के प्रमुख हैं उनके, यानी वो भी उनसे सहमत हैं। तो अब जबकि एक हमारे पास उबाठा के 6 सांसदों का एक ग्रुप आ गया है, स्वयं आया हुआ है, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। उधर से तृणमूल कांग्रेस के जो 21 सांसद बड़े पैमाने पर टूट करके वहाँ से निकल गए। ममता बनर्जी के जो कामकाज के तरीके से नाराज होकर, उनके भतीजे की जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है उससे नाराज होकर जब वो निकले हैं, वो हमारे साथ आ गए हैं। तो अब कुल मिलाकर के जो आंकड़े हैं वो साफ साफ ये दिखा रहे हैं कि डिलिमिटेशन का जो बिल है वो आएगा और इस बार पास होगा। मुझे इससे आगे बढ़ के कहना है, डिलिमिटेशन एक संवैधानिक जरूरत है। हर 20 साल बाद संसदीय जो क्षेत्र होते हैं उनका डिलिमिटेशन होना ही चाहिए और जरूरत पड़े तो संख्या बढ़ानी या घटानी चाहिए। तो जब यह एक संसदीय संवैधानिक जरूरत है तो इस जरूरत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी क्यों जा रही है? अगर लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ती है तो इससे सिर्फ बीजेपी को या एनडीए को फायदा होगा, यह मान करके कांग्रेस पार्टी क्यों चल रही है? जो नई सीटों में कांग्रेस को भी तो फायदा हो सकता है। मतलब सरकार कुछ भी करेगी उसका विरोध करना है और उसके लिए कोई सही तर्क भी नहीं देना है। मेरा ऐसा मानना है कि देश की आबादी बढ़ी है, देश के मतदाता बढ़े हैं और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को उनकी बात रखने के लिए उनके प्रतिनिधि लोकसभा में जाने चाहिए और उसके लिए अगर लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है ये कहीं से राष्ट्र विरोधी काम नहीं है। ये बात तो संजय निरुपम जी इंडिया अलायंस के घटक दलों को समझाने की आवश्यकता है। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि जब आपने नंबर की बात कही तो जो नंबर मेरे सामने है, जब पिछली बार सरकार ये बिल लेकर आई थी उस वक्त आंकड़ा 298 का था
एनडीए के पास। आज वो बढ़कर, ये मैं मानती हूं कि टीएमसी के सांसद और शिवसेना उद्धव ठाकरे से निकलकर जो आपके साथ आकर जुड़े हैं, उसके बाद ये आंकड़ा 324 का बनता है, लेकिन ये अभी भी 2/3 बहुमत से कम दिखाई देता है। अभी भी 36 सांसदों की आपको और आवश्यकता है। रही बात आपने जो डीएमके की कही, उसके अलावा आप देखिए समाजवादी पार्टी है, उसके 37 सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के 98 सांसद हैं। माना कि वहां पर ताकत कम है, लेकिन फिर भी आपको रोक पाने की क्षमता अभी भी उनके पास है। मुझे नहीं लगता। मेरा ये विश्वास है, और बल्कि मैं कह सकता हूं मेरा एक आत्मविश्वास है कि अगली बार जब सरकार डिलिमिटेशन विधेयक लेकर के आएगी, जिसके तहत महिला आरक्षण विधेयक भी उसका एक हिस्सा होगा, और जब ये संवैधानिक संशोधन विधेयक जब लोकसभा में आएगा, तो निश्चित तौर पर सरकार का होमवर्क इतना तगड़ा होगा, इतना मजबूत होगा कि उसके आधार पर 2/3 बहुमत मिलना बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। आप जैसे डीएमके है, डीएमके तो मुझे लगता है कि डीएमके इधर आ जाएगा। दूसरी जो छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां, क्योंकि इसमें कहीं से कुछ गलत नहीं है ना। डिलिमिटेशन एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। डिलिमिटेशन के माध्यम से कोई देश को तोड़ने का या किसी राज्य के खिलाफ कोई एक अन्यायपूर्ण रवैया अख्तियार करने का ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो अलग अलग राज्यों से आने वाली छोटी छोटी पार्टियां भी इस पूरे प्रस्ताव के साथ खड़ी हो सकती है। हाँ, कांग्रेस जिद पे अड़ी रहेगी। तो पिछली बार भले ही इस विधेयक को हरा दिया कांग्रेस ने, इस बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी और कांग्रेस को बेनकाब होना पड़ेगा। कांग्रेस अकेले पड़ सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी बड़े पैमाने पर उनके नेतृत्व को लेकर के एक प्रकार की नाराजगी चल रही है। समाजवादी पार्टी एकदम पूरी तरह से इंटैक्ट है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में विद्यमान नेतृत्व के खिलाफ एक भयंकर असंतोष था और असंतोष फूट कर निकला, बिल्कुल उसी तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर भी एक असंतोष है। बड़े पैमाने पर जो उनके सांसद हैं वो इस पक्ष में हैं कि अगर कुछ सीटें बढ़ जाती हैं उत्तर प्रदेश में तो क्या नुकसान है। आज 80 सीटें, अगर 80 सीटें हैं तो बढ़कर के 120 सीटें होंगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एमपी जाएंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनों को आरक्षण भी मिलेगा। तो महिला आरक्षण का भी जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मुझे ध्यान है कि पिछली बार अखिलेश यादव ने जब इस बिल का विरोध किया था संजय जी, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप वाकई में लाना चाहते हैं तो पहले आप जनसंख्या गणना करवाइए, और उसमें फिर आप ओबीसी की जब गणना कराते हैं उसमें 27% उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखें, तब जाकर वो समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो समाजवादी पार्टी की तो लिस्ट बहुत लंबी है। समाजवादी पार्टी को बहुत तरीके से उस दरमियान भी समझाया गया था कि जो जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है वो 4 फेज में चलेगा। पहला फेज जो एक इन्यूमरेशन का काम चल रहा है, जो हाउस इन्यूमरेशन हो रहा है, उसके बाद फिर सेंसस का दूसरा स्टेज आएगा, तीसरा स्टेज, कहीं जाके आखिर में ओबीसी जनगणना भी होगी, अवश्य होगी। इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जब हम पूरी करेंगे तब तक 2029 का चुनाव आ जाएगा, और तब तक 2029 के चुनाव से पहले डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा। वह एक संवैधानिक जो हमारी जो बाध्यता है, उस बाध्यता के खिलाफ एक कदम हो सकता है। तो इसलिए जो सेंसस है वो अपने ढंग से चलने दीजिए, और सेंसस से पहले डिलिमिटेशन का काम और महिला आरक्षण का काम पूरा होने दीजिए। तो मुझे लगता है बताया गया था। लेकिन चूंकि उनको एक पीडीए की राजनीति करनी है, चूंकि उनको एक जातिगत आधार पर लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों की भावनाएं भड़का करके अपने वोट जुटाने हैं, इसलिए वो संवैधानिक आग्रहों से ऊपर उठ करके संवैधानिक आग्रहों के खिलाफ जा करके इस प्रकार की हरकतें करते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। इसीलिए पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो लगातार सिमटता चला जा रहा है। इसलिए पूरे के पूरे विपक्ष को इस देश की जनता, और बल्कि मैं कह सकता हूँ नई पीढ़ी भी रिजेक्ट करती जा रही है। इस देश के विपक्ष को पूरे देश में जो एक नई सोच रखने वाले लोग और सही सोच रखने वाले लोग, आज याद रखिएगा डिजिटल एज है। आज डिजिटल एज में जितने बच्चे हैं जिनको आपको लगता है कि बहुत पढ़े लिखे नहीं है या बहुत जानकार नहीं है या समझदार नहीं, उनके पास भी रोज तरह तरह की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से, उनके मोबाइल पर अलग अलग इंस्टा के माध्यम से, पता नहीं कल कितने सोशल मीडिया के माध्यम से। ये बात ठीक है कि आज की जनता जो है वो पहले से ज्यादा अवेयर है, पहले से ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं संजय जी। लेकिन आप महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज समझते हैं,
तो एक जानकारी तो हम आपसे ये चाहते हैं कि इस वक्त एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच में क्या चल रहा है? क्या कोई संभावना दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में ये दोनों पार्टी विलय कर जाए? ये हमारा विषय नहीं है, ये दोनों पार्टियों का अंदरूनी विषय है। जिस समय अजीत दादा पवार का दुखद निधन हुआ था एक विमान दुर्घटना में, उस समय यह बात बहुत तेजी से उछली थी और शरद पवार जी के करीबी लोगों ने बोला और संभवतः शरद पवार जी ने भी कहीं बोला था कि विलय का, दोनों पार्टियों के विलय का एक ऑलमोस्ट प्रस्ताव लगभग फाइनल हो गया था। अजीत दादा स्वयं तैयार थे, लेकिन अजीत दादा की पार्टी के बहुत सारे लोग थे जो लगातार इसको नकारते रहे और ये कहते रहे कि वो विलय का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था और हम विलय चाहते नहीं। इस बीच सुमित्रा पवार का उदय होता है। अजीत दादा की जो पत्नी थी वो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनती हैं और फिर अपनी पार्टी की अध्यक्ष बनती है और वो पूरे पार्टी की कमान अपने हाथ में लेती हैं। अब सुमित्रा पवार जी को तय करना है कि उनको शरद पवार जी की पार्टी को अपनी पार्टी में विलय करना है कि नहीं करना है। यह निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेता, जो अजीत पवार की पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उनको एक फाइनल कॉल लेना है। हाँ, अभी भी शरद पवार जी की पार्टी की तरफ से, उनके कुछ नेताओं की तरफ से इस प्रकार की बातें आती रहती हैं कि विलय का फैसला हो गया था, लेकिन विलय अब उसके कोई अजीत दादा के पहले का सीन और उसके बाद का सीन तो अलग अलग दृश्य हैं। तो अब उसके बाद विलय होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन शरद पवार साहब और उनकी पार्टी की तरफ से अभी भी इस प्रकार का प्रयास चल रहा है, ऐसा देखने में मिलता है। ठीक, संजय जी, बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए, पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अब संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल आएगा या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर 15 दिन के बाद बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया। रामपुर जिला प्रशासन का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो 40 इमारतें हैं उनमें से 38 इमारतें अवैध है, बिना नक्शा पास किए हैं, इसे ध्वस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिनों का वक्त भी दिया गया है और कहा गया है कि यूनिवर्सिटी खुद 38 अवैध इमारतों को गिराए या फिर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी तो इसका खर्च भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूलेगी। आपको बता दें, जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, वो मंत्री थे, तब उन्होंने 2006 में इसकी स्थापना की थी। रामपुर में आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। असल में जब ये जमीन पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से पहले ग्राम पंचायत के अंडर में आती थी तो यहां पर 40 बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 भवन की परमिशन ली गई, जिसमें एक मेडिकल हॉस्पिटल और एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनाया गया। इसके अलावा 38 ऐसे भवन हैं जिनकी ग्राम पंचायत से परमिशन ही नहीं ली गई। लगातार मीटिंग हुई, प्रशासन ने नोटिस दिया, जवाब दिया, यूनिवर्सिटी ने फिजिकल मीटिंग हुई और अब एक फाइनल नोटिस दिया है कि या तो इन 38 अवैध निर्माण जो आपने करे हैं उन पर खुद ही आप लोग कार्रवाई करके इन्हें ध्वस्त कर लें, वरना प्रशासन 15 दिन के अंदर इन सभी अवैध निर्माणों को गिरा देगा। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है और जौहर यूनिवर्सिटी में एंट्री करने के बाद ये फैकल्टी ऑफ लॉ है। फैकल्टी ऑफ लॉ और राइट की तरफ आप देखेंगे तो एक बड़ी मस्जिद यहां पर बनाई गई है। ये जितनी भी इमारतें हैं ये पूरी तरीके से अवैध है, इनकी कोई परमिशन जो है वो जब यहां पर पंचायत हुआ करती थी पंचायत से नहीं ली गई। यूनिवर्सिटी ने यह तर्क दिया कि ये निर्माण तब हुए जब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में ये जमीन नहीं आती थी, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा कि जब ये जमीन पंचायत के अंडर में आती थी उस वक्त 2 भवन की परमिशन यूनिवर्सिटी ने ली, उनका नक्शा पास करवाया, लेकिन बाकी के 38 भवन जो थे उनको अवैध तरीके से बना दिया गया। इसीलिए इन सबको ध्वस्त करना पड़ेगा। 15 दिन के लिए कहा है कि यूनिवर्सिटी या तो इन तमाम अवैध निर्माणों को खुद ही गिरा ले या फिर प्रशासन 15 दिन बाद यहां पर बुलडोजर चलाएगा। ये फैकल्टी ऑफ लॉ है, आप देखेंगे कितनी बड़ी बिल्डिंग है, यहां से लेके आगे तक। आगे जो आप ये सफेद बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके आगे लाल बिल्डिंग और सामने का जो ब्लॉक है ये पूरा फैकल्टी ऑफ लॉ का ब्लॉक है, इसको भी अवैध पाया है। राइट पे आप मेरे देखेंगे यहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई थी कि जहां पर स्टूडेंट्स जो है वो यहां पर नमाज अदा किया करेंगे। ये जो
मस्जिद थी, हालांकि पूरी तरीके से कंप्लीट अब तक नहीं बनी है, ये भी अवैध है। इसके पीछे जितनी भी आप ये इमारतें देख रहे हैं ये सारी की सारी अवैध हैं। ये प्रशासन ने कहा है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि इन सभी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कैमरे पर फिलहाल कोई भी बात नहीं करी है। इनके अलावा कौन कौन सी ऐसी अवैध इमारतें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल फैकल्टी ऑफ लॉ हमने आपको दिखाया और ये सामने आप देखिए कितनी बड़ी जमीन पर ये मस्जिद बनाई गई है। और सबसे बड़ी लापरवाही की बात ये कि जैसे ही आप एंट्री करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी में मेन गेट से एंट्री करने के बाद एक करीब 3.5 किलोमीटर की सड़क है जो कि बैराज की तरफ जाती है और प्रशासन का यह कहना है कि ये आम रास्ता है, यानी कि आम पब्लिक के लिए रास्ता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसको अपने अंडर में किया हुआ है। आम पब्लिक यहां पर नहीं आ सकती। आप देखिए ये पूरा एरिया, ये देखिए कितनी बड़ी ये मस्जिद यहां पर बनाई गई है। मस्जिद के आगे का जो आप आगे वो शीशे वाली बिल्डिंग देख रहे हैं वो भी अवैध कैटेगरी में आई है, क्योंकि इन सब का नक्शा जो है वो पास नहीं कराया गया। जो विश्वविद्यालय परिसर में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, ब्लॉक 1, स्टाफ क्लब ब्लॉक 2, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, पैरामेडिकल, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, बीएड एंड फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ लॉ, एडमिशन बिल्डिंग, एडमिन बिल्डिंग, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ साइंस, आवासीय भवन, बॉयज हॉस्टल, ऑडिटोरियम, गर्ल्स हॉस्टल, मुमताज लाइब्रेरी, जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का, इन सब का ऑडिट किया गया। सिर्फ 2 भवन ऐसे हैं जिसमें एक मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, इनकी परमिशन ली गई है, यानी कि 40 भवन में से 2 की परमिशन आपने नगर पालिका से ली। उसके बाद ये पूरी जो जमीन थी ये रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आ गई। आपने ये तर्क दिया यूनिवर्सिटी ने कि पहले ये नगर पालिका के अंडर में थी, तो प्रशासन ने साफ तौर पे ये कहा कि 2 भवन की परमिशन ली, बाकी की आपने परमिशन लिए बिना ये अवैध निर्माण कैसे कर दिया। और इसी को लेकर फिलहाल जितनी भी यहां पर जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर ये इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें फैकल्टी ऑफ लॉ है, जिसमें मस्जिद है, जिसमें बॉयज हॉस्टल है, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल है, इन सभी को यह कहा गया है कि अवैध कैटेगरी में है। 15 दिन के अंदर का समय दिया जाता है, जो कि कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस होती हैं कि या तो खुद ही जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है इन अवैध निर्माणों को तोड़ दे, वरना प्रशासन यहां पर बुलडोजर चलाएगा। इंडिया टीवी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। हम और भी आगे चलेंगे और आगे चल के आपको दिखाएंगे कि कहां कहां पर ऐसी कौन कौन सी इमारत है जिन्हें अवैध तरीके से यहां पर बनाया गया है। ये देखिए फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, मेरे सहयोगी चंद्रभान आपको दिखाएंगे। फैकल्टी ऑफ लॉ हमने आपको दिखाई थी और ये देखिए फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, यानी कि इस्लामिक स्टडीज यहां पर कराई जाती है। ये बिल्डिंग भी अवैध कैटेगरी के अंदर मानी है रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि ये जितनी भी यहां पर भवन बनाए गए 38 भवन, इनको पूरी तरीके से अवैध तरीके से यहां पर बनाया गया। इनका जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना 18 सितंबर 2006 को हुई थी, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना होने के साथ ही उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। आजम खान मंत्री नहीं रहे, ऐसे में इसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया। लेकिन 6 साल बाद जब 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की वापसी हुई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो आजम खान सबसे ताकतवर मंत्री बन गए। 18 सितंबर 2012 को उसका उद्घाटन हुआ। यूनिवर्सिटी बनाने के समय रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ था। तब जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र था। 2 बिल्डिंग बनाते समय जिला पंचायत से मंजूरी ली गई, लेकिन इसके बाद 38 बिल्डिंग्स तैयार की गई, इनके लिए मंजूरी नहीं ली गई। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, करीब 3.5 किलोमीटर की ये मेन सड़क है। ये सीधा रास्ता बाहर की तरफ जाता है। प्रशासन ने बाहर एक बाकायदा बोर्ड लगाया है जिसमें कहा है कि 3.5 किलोमीटर का ये जो सड़क है, ये जो आम रास्ता है, ये सामने गेट है, इस बाउंड्री के दूसरी तरफ बैराज है, ये रास्ता वहां तक जाता है। आम पब्लिक के लिए ये रास्ता है, ये आम रास्ता है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ये नहीं है। ये तर्क जो है वो दिया गया और प्रशासन ने बाकायदा बाहर बोर्ड लगाया। लेकिन आप देखिए यहां पर कोई आपको आम पब्लिक नजर नहीं आएगी। ये पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ये रोड जो है उसको घेरा यहां पर हुआ है। आखिरकार कैसे घेरा हुआ है? जब ये आम रास्ता है तो आम पब्लिक यहां पर क्यों नहीं आ रही है? इसी तरीके से फैकल्टी ऑफ लॉ पे एक हेलीपैड यहां पर बनाया हुआ है, विधि संकाय हेलीपैड। ये देखिए यहां पर एक हेलीपैड बनाया गया है हेलीकॉप्टर उतरने के लिए। ये अल हजर एनक्लेव है,
जो आप सामने मस्जिद देख रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए नमाज पढ़ने के लिए यहां पर बनाई गई थी, अल हजर एनक्लेव, ये जितनी भी इमारतें इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, ये सभी प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, कि आपने 40 भवनों का निर्माण किया, कई एकड़ ये जमीन है और 40 भवन में से 38 भवन की आपने परमिशन नहीं ली, लिहाजा क्यों ना इन सबको ध्वस्त कर दिया जाए, इन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। अगर 15 दिन के अंदर आप खुद ही इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, हेलीपैड की पूरी जगह यहां पर बनाई गई है, कितने बड़े एरिया में, ये आप देख सकते हैं। तो फिलहाल प्रशासन ने समय दिया है, 15 दिन का समय दिया है, क्योंकि ये कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की, कि ध्वस्तीकरण से पहले 15 दिन का समय दिया जाए, जवाब मांगा जाए, और जवाब अगर नहीं मिलता है और खुद कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन इन तमाम अवैध निर्माणों पर अपना बुलडोजर चलाएगा। जौहर यूनिवर्सिटी का विशाल कैंपस है, करीब 1500 एकड़ में यह फैला हुआ है। 2012 से लेकर 2017 तक जौहर यूनिवर्सिटी में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो अखिलेश यादव की जगह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। वैसे ही आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए। आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट विवादों में फंसता चला गया। पहले जमीन खरीद में गड़बड़ी का मामला दिखा। जुलाई 2024 में रामपुर प्रशासन ने हमसफर रिजॉर्ट के अवैध हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई की। अब जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों पर भी पीला पंजा चलेगा। जौहर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज जो डिपार्टमेंट है, इसके अलावा लॉ फैकल्टी, इसके साथ ही ऐसे कई भवन हैं, टोटल 38 भवन हैं, जिनके नक्शे पंचायत से पास नहीं कराए गए थे और अब इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन जल्द करने वाला है। नोटिस सर्व कर दिया गया है। ये आप देखिए, ये जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाफ क्लब है, एक क्लब हाउस यहां पर बनाया गया था, बड़ा क्लब हाउस, ये भी अवैध कैटेगरी में है। इसके साथ ही दूसरी तरफ है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। सबसे पहले आप ये देखिए कि नक्शा पास नहीं कराया और इतना बड़ा ये क्लब आखिरकार किस तरीके से बना दिया गया, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि प्रशासन ने अब नोटिस दिए हैं ऐसे 38 भवन को, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन तमाम जितने भी ऐसे रूम हैं उन सबको यहां से हटाया जाएगा, चाहे वो क्लब हाउस हो। क्लब हाउस के अलावा ये सामने आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, ये भी यहां पर साफ तौर पे कहा गया है कि ये जितनी भी इमारतें हैं इनकी परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन इनकी परमिशन नहीं ली गई। बाहर से यूनिवर्सिटी से पहले थे, इधर पढ़ते थे पहले यूनिवर्सिटी में। जी पहले पढ़ते थे जी। तो अब क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया हमारा। ये कब से है ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी यहाँ पे? ये तब से यूनिवर्सिटी बनी थी, तब से ही है। अच्छा, अब प्रशासन कह रहा है कि बस 2 ऐसी बिल्डिंग हैं जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है और एक मेडिकल कॉलेज है, उनके अलावा 38 भवन अवैध तरीके से बिना नक्शे के बनाए गए। अच्छा, ऐसी कोई जानकारी है? जी है, रात डीएम का वीडियो भी देखा था। हाँ। तो अभी उसके बारे में उतना तो नहीं बताया अवैध तरीके से हैं, कैसे हैं बने हुए, लेकिन अभी टूटेंगे शायद। ये शुरुआत से ही जब यूनिवर्सिटी बनी थी तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी यहाँ पर है, ये भी अवैध कैटेगरी में बताया गया है। इन सभी भवनों को लेकर फिलहाल प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है कि इन सभी जितनी भी ये इमारतें हैं, ये देखिए यहाँ पर पूरा एक ऑफिस बनाया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफिस है, पावर हाउस है, और इसी तरीके से जो एचओडीज रूम है, ये तमाम तरह की चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। इन सभी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं कुछ लोग यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है? जी, जियाउर रहमान नाम है मेरा। जियाउर जी, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है, आप यहीं पे काम करते हैं? हाँ, मैं यहीं पे हूँ। स्टूडेंट हैं या पढ़ाते हैं? नहीं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी। यूनिवर्सिटी अभी चल रही है ये यहाँ पे? बिल्कुल चल रही है, हम लोग हैं यहाँ पर, बच्चे आते हैं। अभी तो बच्चों के एग्जाम हुए हैं तो छुट्टी चल रही है, और स्टाफ को भी जो है समर ब्रेक मिला हुआ है। उसमें क्या रहता है, आधा स्टाफ हमारा 50% जो है एक शिफ्ट में जाता है और बाकी 50% दूसरी शिफ्ट में जाता है। आपने भी देखा होगा जो डीएम ने एक नोटिस दिया है और डीएम का बयान सामने आया है कि इस जौहर यूनिवर्सिटी में से 38 भवन ऐसे हैं जो कि अवैध हैं। उनकी परमिशन जब पंचायत के अंडर में आता था तब परमिशन नहीं ली गई, नक्शा पास नहीं कराया गया। सिर्फ 2 इमारतें हैं, मेडिकल कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, बाकी जितनी भी 38 इमारतें हैं वो अवैध हैं, इन पर बुलडोजर चलेगा। तो क्या लगता है आपको, आप कब से काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे 2.5 साल हो गया है। जी। तो ये सारी जो इमारतें हैं जिसमें हम भी खड़े हुए हैं अभी, फार्मेसी डिपार्टमेंट और लॉ फैकल्टी, इस्लामिक स्टडी फैकल्टी, ये सब अवैध है। तो
मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी फार्मेसी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हमारा जो ये डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी परमिशन से ही, उसकी मान्यता जब मिली है तभी तो स्टार्ट हुआ है सर। जमीन को लेकर बोला है कि नक्शा पास नहीं कराया जब ये बिल्डिंग बनाई गई। नहीं, अब पीसीआई ने भी तो देखा होगा ना सर, जो जिस लैंड पे ये बनी हुई है वो लैंड एक्चुअल में क्या है, सही है या नहीं है, और जिस हिसाब से पीसीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से ये बिल्डिंग बनाई गई है वो सारी चीज़ें चेक की होंगी, तभी तो जो है मान्यता दी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। वहाँ पे 2500 से ज़्यादा जो हैं स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे अगर टीचिंग स्टाफ की बात करें तो लगभग 100 के आसपास हैं। तो बच्चे हों या टीचर हों या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी का जो है यहाँ पे भविष्य जुड़ा हुआ है। जो बच्चे पास आउट हो गए हैं उनका भी भविष्य जुड़ा हुआ है, और ये एक शैक्षणिक संस्थान है सर। इससे जो है सभी का फायदा है। यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ लिख करके जाएंगे वो अपने देश का नाम रोशन करेंगे, है ना सर, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। ये जो पूरा फार्मेसी डिपार्टमेंट है, ये करीब कितना बड़ा होगा ये डिपार्टमेंट, फार्मेसी डिपार्टमेंट? सर वो जो एंड दिख रहा है वो लास्ट है, बाकी जो फ्लोर है इसके 4 फ्लोर। कितना एरिया होगा ये अराउंड? एरिया की अगर बात करें सर तो ऐसा मान लीजिए कि 80 मीटर इसकी लंबाई होगी, और यहाँ से ऐसा मान लीजिए ये इसकी चौड़ाई है, ये होगी करीब 20 मीटर के आसपास। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो ये फार्मेसी है, यहाँ पर 4 फ्लोर बने हुए हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे हमने यहाँ पे बात की जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपको ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर दिखा देते हैं। अभी जो है एग्जाम्स चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स फिलहाल नहीं है, हालांकि कुछ प्रोफेसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इन तमाम, जिसमें म्यूजियम भी है, स्टाफ भी है, सेमिनार रूम भी है, ये आप देखिए ये सेमिनार रूम बना हुआ है। इसी तरीके से ये फार्म एक्चुअल केमिस्ट्री का रूम यहाँ पर बना हुआ है। तो इन तमाम इमारतों को लेकर ये कहा गया है कि ये इमारतें बिना परमिशन के बनाई गई हैं। अब बिना परमिशन के अगर बनाई गई हैं तो इन पर एक्शन लिया जाए। ये फार्मेसी लैब है, लैब नंबर 4। इसी तरीके से ये माइक्रो बायोलॉजी लैब है, और यहाँ पर भी कुछ स्टाफ है, उनसे एक बार बात करके समझने की कोशिश करेंगे। ये लैब है माइक्रो। आपका क्या नाम है? जी, माय नेम इज मोहम्मद मुशर्रफ। आई एम वर्किंग हियर एज अ लैब टेक्नीशियन। जी 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 जी। माइक्रो बायोलॉजी की लैब है। यहाँ माइक्रो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे कि आप सब देख सकते हैं इक्विपमेंट वगैरह सब माइक्रो बायोलॉजी में यूज होता है। ये पूरी माइक्रो बायोलॉजी है, तमाम यहाँ पर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, और जो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन है उनसे एक बार बात कर लेते हैं। कब से आप काम कर रहे हैं? सिंस लास्ट 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, अप्रैल 2024। अभी प्रशासन ने एक नोटिस दिया है यूनिवर्सिटी को, और ये कहा है कि यूनिवर्सिटी में जितने भवन बने हैं, जितनी बिल्डिंग है, 40 में से 38 अवैध हैं। इनकी परमिशन नहीं ली गई, इनको या तो खुद तोड़ लिया जाए, वरना इन पर प्रशासन 15 दिन के अंदर बुलडोजर चलाएगा। इस फैसले को और इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? सर अभी तो हम देख ही रहे हैं, बाकी जितनी भी बड़ी फैकल्टी मेंबर है, बड़े लोग हैं आकर, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। बाकी सर जो होगा वो होगा, अभी तो जो है सर वो है, इट इज व्हाट इट इज। प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नियमों की सारी जानकारी थी। यही वजह है कि उन्होंने 2 इमारतों के नक्शे पहले जिला पंचायत से पास करवाए थे। ऐसे में बाकी भवनों के लिए नक्शा पास न कराना एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। यूनिवर्सिटी कैंपस में केवल मेडिकल कॉलेज और एडमिन ब्लॉक है जो नक्शा पास करके बनाया गया है। बाकी कैंपस में बने सभी इमारतें अवैध है। आजम खान की रामपुर में जौहर अली यूनिवर्सिटी में से 40 बिल्डिंग में से 38 अवैध करार दी गई हैं। जो 2 वैध हैं उसमें एक मेडिकल कॉलेज और एक एडमिन ब्लॉक है। इसके अलावा जितनी भी 38 ये इमारतें बनी हुई हैं, ये आप देखेंगे जौहर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज है, जिसका नाम रखा गया है मुलायम सिंह यादव फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज। ये बिल्डिंग भी अवैध है। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखेंगे, सड़क के दूसरी तरफ भी यहां पर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका नाम रखा है सर सैयद फैकल्टी ऑफ साइंस। इस बिल्डिंग को भी अवैध करार दिया गया है। यानी कि जितनी 40 इमारतें इस पूरी जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर बनी हैं, उनमें से 38
को कहा गया है कि ये पूरी तरीके से अवैध हैं। जब ये जमीन रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से पहले यहां की ग्राम पंचायत के अंडर में आती थी, जिस वक्त इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, तो जो एक मैप चाहिए होता है बनाने के लिए किसी भी इमारत को, सिर्फ 2 बिल्डिंग ऐसी थी 40 में से जिनके लिए इन्होंने मैप बनवाया ग्राम पंचायत से, और बाकी इमारतें ऐसे ही खड़ी कर दी। इसके अलावा ये स्टार्टिंग का एक बड़ा हॉल देख रहे हैं आप, एक बहुत बड़ा कैंपस जो है वो ये बनाया गया है। इसे बोलते हैं प्रशासनिक भवन। ये प्रशासनिक भवन भी अवैध है। अब आप देखिए कितना आलीशान निर्माण इस प्रशासनिक भवन का किया गया है। इसी तरीके से जो ये कुलाधिपति कार्यालय है, यानी कि जो यहाँ पर एडमिन कार्यालय है, इसका भी निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। तो चाहे यहाँ का प्रशासनिक भवन हो, चाहे अलग अलग स्टडीज के डिपार्टमेंट हो, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, ये सभी 38 ऐसी इमारतें हैं जो कि अवैध हैं। अंदर एक मस्जिद बनी हुई है, एक छोटा मदरसा बना हुआ है, और अब आपको हम मैप के जरिए समझाते हैं। यह है रोड मैप ऑफ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। इसके अंदर अगर आप देखेंगे लाइब्रेरी, मुलायम सिंह यादव फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज जो हमने आपको दिखाई, इसके अलावा ऑडिटोरियम, बॉयज हॉस्टल, ये सर सैयद फैकल्टी साइंस, चांसलर ऑफिस, कार पार्किंग, गर्ल्स हॉस्टल, कोसी कॉर्नर, ये देखिए ये है मस्जिद नकूदा, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, फार्मेसी, ह्यूमैनिटीज, स्टाफ क्लब, जिम, चांसलर रेजिडेंस, म्यूजियम, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, पैरामेडिकल, मदर टेरेसा, ये तमाम ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि अवैध हैं। यहां पर सिर्फ 2 बिल्डिंग हैं जो कि जिनका नक्शा पंचायत से पास कराया गया था, जिसमें मेडिकल कॉलेज है और इसके अलावा एक एडमिन ब्लॉक है। बाकी तमाम ऐसी इमारतें हैं जिनका नक्शा पास नहीं करवाया गया। अब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साफ तौर पर यह निर्देश दे दिए हैं, ऑर्डर दे दिया है कि या तो 15 दिन के अंदर आप इन अवैध निर्माणों को खुद हटाएं, वरना प्रशासन यहां पर बुलडोजर चलाएगा। पिछले कई साल से यूनिवर्सिटी पर लगातार प्रशासनिक और जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। यूनिवर्सिटी के लिए खरीदी गई जमीन पर भी विवाद है। जिला प्रशासन का कहना है कि सुनवाई का पूरा मौका देने के बाद ही ये कानूनी कदम उठाया गया है। जो जौहर यूनिवर्सिटी है, किस तरीके का आपने नोटिस दिया है? प्रशासन कब बुलडोजर चलाने वाला है? क्या पूरा मामला है? देखिए, ये संज्ञान में आया था कि विश्वविद्यालय परिसर में कुछ अवैध निर्माण हुआ है। इसके क्रम में जांच कराई गई थी और प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आया कि जो भवन वहाँ बने हुए हैं वे बिना मानचित्र स्वीकृति के बने हुए हैं। इस आधार पर उनको नोटिस जारी किया गया था और उन्होंने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था और सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये निष्कर्ष है कि वहाँ पे जो 40 भवन बने हुए हैं उसमें से जो 38 भवन है वो बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं। इस प्रकार से ये अवैध निर्माण है जिस पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। जो आपने अल्टीमेटम दिया है सर, जो उनका जवाब आया यूनिवर्सिटी का, पहले जवाब में उन्होंने क्या लिखा? क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि ये बात भी निकलकर सामने आई कि ये पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में नहीं आता था, ग्राम पंचायत के अंडर में आता था। ये पूरा क्या मामला है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सन 24 के बाद ये क्षेत्र आरडीए के क्षेत्राधिकार में आया है। उससे पहले जिला पंचायत यहाँ पे अथॉरिटी थी जिसका जुरिस्डिक्शन था। तो जिला पंचायत के क्षेत्र में अगर आपको निर्माण कराना है तो उसकी जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृति होती है, ये नियम है। और इस नियम की इनको जानकारी भी थी। ये बात इससे स्पष्ट होती है कि इन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। तो इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराया, लेकिन 38 भवनों का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। 24 के बाद से जब आरडीए ने इसको टेक ओवर किया है तो पुरानी जितनी भी कार्रवाइयां हैं, चाहे वो भवन के मानचित्र स्वीकृत करने की हो या अवैध निर्माण से संबंधित कार्रवाई हो, वो सब आरडीए के द्वारा अब संपादित की जानी है। सर, जो ये भवन हैं, जो 38 जिनका निर्माण किया गया, ये कितने एकड़ में फैले हुई ये जमीन पर ये अवैध निर्माण किया गया था और वो कौन से 2 भवन हैं जिनकी इन्होंने परमिशन ली थी? देखिए, हम निर्माण के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये 2 भवन जो इनके बने हैं उनका मानचित्र स्वीकृत है जिला पंचायत से। शेष जो 38 भवन है उनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है। सर, एक और हमने बोर्ड देखा, बाहर बोर्ड लगा है प्रशासन की तरफ से कि ये आम रास्ता नहीं है। लगभग 3.5 किलोमीटर की जो एंट्रेंस रोड है, क्या इन्होंने आम रास्ते को भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया हुआ था, जिसको लेकर ये बोर्ड लगाया गया? देखिए, ये लगभग 3.5 किलोमीटर 4 लेन रोड है जिसको पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा उसका निर्माण कराया गया है।